हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 लाइफ साइंस पेपर सेकंड कर्नाटका। इसके पेपर कर्नाटका का जो पेपर है लाइफ साइंस का सेट का, उसके दो पार्ट है वो पहले अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन तक आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपन इसी में नेक्स्ट जो पार्ट है उनको लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट खास तौर से देखो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बायोलॉजी से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है वो अपना कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से ही मिलेगा। उसमें डेली के जो क्वेश्चन है वो भी मैं डाल देता हूँ, और डेली के जो वीडियो हैं, जो भी किसी भी टाइप के वीडियो बनते हैं, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है या कोई सीएसआर का नोटिफिकेशन है, एनी एग्जाम का, खासतौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसी के साथ में आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी होली और सभी को ढेर सारी खुशियां और बधाइयां। इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 61 से। देखो 61, यहाँ पर 62 में देखो, हाँ 61 तक यहाँ पर अपन देखते हैं। 60 तक अपना हो गया था। यहाँ पर अपन देखते हैं 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में लिंकेज से रिलेटेड करेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर अपन करेक्ट देखते हैं। ठीक है, यहां पर करेक्ट अपन देखते हैं। देखो इसमें दिया गया है कंप्लीट इन बोथ मेल एंड फीमेल। लिंकेज की जो कंडीशन है उसके बारे में पूछा गया। कंप्लीट इन बोथ मेल एंड फीमेल, इनकम्प्लीट इन बोथ मेल एंड फीमेल, कंप्लीट इन मेल। ये जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि मेल के अंदर लिंकेज कंप्लीट पाया जाता है, और जिसमें लिंकेज कंप्लीट है इसका मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब मेल ड्रोसोफिला है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिलती है। लिंकेज बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है, मतलब डिक्रीज होता है। और जहां पर अपन बात करें कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, वहां पर सीधी सी बात है लिंकेज नहीं होता। तो यहां पर देखा गया सी में देखो कंप्लीट इन मेल, मेल में हमेशा लिंकेज पाया जाता है, मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। और इनकम्प्लीट इन फीमेल, मतलब फीमेल में लिंकेज है वो थोड़ा कम पाया जाता है, इसका मतलब उनमें जो है क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो अपना आ जाएगा सी ऑप्शन। ये वैसे भी क्वेश्चन भैया आपको ध्यान ही रखना है कि मेल के अंदर जो लिंकेज है वो नहीं पाया जाता, ठीक है ना, मतलब लिंकेज जो है पाया जाता है, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर मेल के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 62। मैच ऑल द फॉलोइंग डेफिनेशन एंड देयर नोमेनक्लेचर। इनके डेफिनेशन और नोमेनक्लेचर को पहचानना है आपको। देखो पहला है नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड ट्रेड इन द फिनोटाइप। फिनोटाइप के द्वारा कंट्रोल जो जीनोटाइप है, देखो नॉर्मल अपीयरेंस जेनेटिकली कंट्रोल्ड ट्रेड इन फिनोटाइप। सेकंड दिया गया जीन हैव मोर देन वन प्राइमरी इफेक्ट। एक जीन एक से अधिक इफेक्ट शो करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ये प्लियोट्रोपी। फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय एनवायरमेंट इफेक्ट एज वेल एज जेनेटिकली इफेक्ट, तो ये आ जाएगा कोडोमिनेंस। ठीक है, और यहां पर दिया गया है बोथ एलील ऑफ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेट्रोजाइगोट। यदि मतलब ये कहें कि जो एलील के दोनों फॉर्म है, रेसेसिव और डोमिनेंट, दोनों यदि एक्सप्रेस एक साथ होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अलग अलग है। और इसी प्रकार से इसमें देखो जो पेनिट्रेंस है ये पहला आ जाएगा इसका, नॉर्मल अपीयरेंस जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेड इन फिनोटाइप। जीनोटाइप जो है वो पूरा अगर फिनोटाइप को कंट्रोल करता है तो वो पेनिट्रेंस मतलब 100% उसका एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो कम हो और जेनेटिक का डायरेक्ट इफेक्ट हो पूरा। जैसे आप बात करो ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप में आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, मतलब ए है, बी है, ओ है, कोई भी ए बी है हो सकता है। आपको किसी भी इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए, आपको ये कहो कि मेरा ब्लड ग्रुप, आपको बच्चे के टाइम पे आपको डिसाइड कर दिया गया है, ब्लड ग्रुप आप टेस्ट करोगे तो पता लग जाएगा ए प्लस है।
अब आपको यहाँ से ले जाकर यूरोप में छोड़ दिया जाए, अमेरिका में छोड़ दिया जाए, कहीं भी छोड़ दिया जाए, आपका ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, इन्वायरमेंट का जीरो इफेक्ट है। इसका मतलब टोटली जो कंट्रोल है वो किसका है, जेनेटिक मटेरियल का। इसका मतलब यहाँ पर पेनिट्रेंस कितनी है, 100% है, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट 0%। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर पेनिट्रेंस है। ये इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो अपना बैठ जाएगा ए वाला। ये आप मैच करके इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको सबके अलग अलग। 63 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। देखो जेनेटिक वेरिएंस में 3 प्रकार के कंपोनेंट है वो मेंशन किए गए हैं। देखो जेनेटिक वेरिएंस में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो सभी में है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। सेकंड है डोमिनेंट वेरिएंस, और थर्ड है इंट्रैक्शन वेरिएंस, ठीक है। इंट्रैक्शन वेरिएंस, इंट्रेंसिक वेरिएंस जो है या इंट्रैक्शन वेरिएंस जो है ये है एपिस्टेसिस भी कह सकते हैं आप इसे। एपिस्टेसिस वेरिएंस, तो यहां पर ऑप्शन में आ जाएगा अपना 3 फैक्टर बताए इन्होंने, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, डोमिनेंट वेरिएंस और एपिस्टेटिक वेरिएंस, इसे बोलते हैं इंट्रैक्शन वेरिएंस। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल से देखो, सिंपल से चीजें हैं। आप जब भी किसी भी थ्योरी को पढ़ते हो, जैसे मान लो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए, आप एक छोटा सा नोटबुक है वो लेके रखें। कोई भी चीज, कोई भी नई लाइन आती है तो उसको नोट करके रखें आप। जैसे मान लो मैंने अभी बताया जेनेटिक वेरिएंस टर्म आया है, तो हो सकता है काफी स्टूडेंट को पहले से नहीं पता है, तो वो छोटा सा नोट डाल के लिख दे जेनेटिक वेरिएंस, उसके सामने लगा दे, इसमें 3 फैक्टर होते हैं और तीनों के नाम लिख दिए। एग्जाम से पहले 10 दिन पहले उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लो बस आप। सिलेक्शन के लिए मोस्टली क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में ऑप्शन चेंज होते हैं, ऑप्शन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन में छोटी मोटी थ्योरी चेंज हो जाती है, ऑप्शन वही रहते हैं, चीजें वही है, सर्किल है, घूमता फिरता रहता, चीजें वही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 64। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन लिंकेज मैप इज, ठीक है ना। किसी भी जैसे अपन वो देखते हैं, कोई भी 2 जीन के बीच में डिस्टेंस मापते हैं तो वो किस में मापते हैं, लिंकेज के थ्रू मापते हैं। तो लिंकेज मैप में डिस्टेंस मापने की जो यूनिट है सेंटीमोर्गन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमोर्गन, इसका राइट आंसर ये सेंटीमोर्गन है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का जो परसेंटेज आता है इक्वल टू सेंटीमोर्गन होता है, 1% मतलब 1 सेंटीमोर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ लोड स्कोर फॉर 2-point मैपिंग इन ह्यूमन सिस्टम। तो जो लोड स्कोर है उसको अपन देखें तो ये +3 और -2 हो सकता है, मतलब +3 से प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप नोट करके रखना भी, लोड स्कोर का जो वैल्यू है वो +3 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, वन में अपन देखें, देखो कुछ चीजें तो ऐसी है कि हो सकता है आपको रटने वाली चीजें हो, और कुछ चीजें ऐसी है जो हो सकता है आपको अंडरस्टैंड करने वाली, मतलब आपको कॉन्सेप्टुअल सोचने की बात है कि कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तो वो कॉन्सेप्ट वाली चीजें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझें, और रटने वाली चीजें हम रटने के अकॉर्डिंग समझें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रेशन इज क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर। क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर के लिए कौन सा इसमें एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इनमें से हमेशा इन्वर्जन है। जैसे मान लो कि कोई भी सीक्वेंस है, पहले से प्रेजेंट ये सीक्वेंस है, इन्वर्जन का मतलब है यहां से ये रोटेट होकर, जैसे ABC ये है, और ये रोटेट होकर एक ऐसी सीक्वेंस बना ले जिसमें कैसी आ जाए CBA, ये इन्वर्जन है। हो सकता है यहां पर कोई जीन का प्रमोटर प्रेजेंट हो, यहां पर ये A के साथ एक्सप्रेस होता हो, अब C आ गया तो हो सकता है यहाँ पर इनहिबिट हो गया, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो। इसका मतलब इन्वर्जन होने के कारण से एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को रोक सकता है या उसके ऊपर साइड इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रेशन इन क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर। क्रॉसिंग ओवर के रूप में कौन सा काम करता है, सप्रेसर के रूप में इन्वर्जन है वो किसी भी जीन के इफेक्ट को दबा सकता है। जिसका राइट आंसर होगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 67 देखें। द जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ, जीन क्या है? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। किसी भी डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? जीन को बोलते हैं। जीन कोड ए प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बी प्रोटीन और में बी आरएनए। किसी भी जीन के द्वारा कोड किए जाने वाले प्रोडक्ट है वो आरएनए हो सकते हैं, आरएनए के बाद में प्रोटीन हो सकते हैं, इज नॉट कॉल्ड जीन। तो यहाँ पर दे रखा है जीन कैसे होना चाहिए? बेसिक यूनिट ऑफ, जीन किसकी बेसिक यूनिट हो सकते हैं? फंक्शन, रिकॉम्बिनेशन के हो सकते हैं और म्यूटेशन के हो सकते हैं। तो सभी तीनों के फंक्शन जीन होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 68 में। इन्होंने दिया गया है मैच द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद देयर नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग। अलग अलग डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। तो थोड़ा सा देख लो आप। जैसे पहले अपन देखें जीन आर ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू सॉइल कॉन्टैक्ट। एक सेल से दूसरे सेल में जीन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर अपन देखो कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक आ जाएगा 4 कॉन्जुगेशन। जीन आर ट्रांसफर्ड इनसाइड वायरस पार्टिकल, वायरस पार्टिकल के थ्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसडक्शन। जीन आर ट्रांसफर्ड इनटू सेल एज फ्री मॉलिक्यूल, फ्री मॉलिक्यूल से मतलब एक सेल से इन्वायरमेंट में चला जाए, इन्वायरमेंट से दूसरे सेल में चला जाए फ्री फॉर्म में, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल सेल गेन असेस टू फोर्जन डीएनए थ्रू मॉडिफाइड एफ फैक्टर। किसी भी एफ फैक्टर के थ्रू एक जीन का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना क्या रहता है? सेक्स डक्शन कहलाता है। इस प्रकार से ये इसका कॉम्बिनेशन जो मैंने डेफिनेशन बता दी, आप इसका कोड है वो देख लेना और मैच कर लेना। इसका कोड बैठेगा सी ऑप्शन, ये आप थोड़ा सा खुद मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 69 का है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज बेस्ड ऑन द 16 एसआरएनए वाज प्रपोज्ड बाय। क्योंकि बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया के बीच में इवोल्यूशनरी स्टडी करना चाहते हो कि इसका पेरेंट कौन सा रहा होगा, इसका एंसेस्टर कौन सा रहा होगा, इनका इवोल्यूशन कब हुआ होगा। किसी भी दो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो 16 एसआरएनए है, इज कंजर्व्ड सीक्वेंस आरएनए। इनमें कभी भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, वेरी कंजर्व्ड सीक्वेंस। इसलिए इवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोट में स्टडी करने के लिए, उनका इवोल्यूशन की स्टडी देखने के लिए किस चीज की आप सीक्वेंसिंग करते हो या किस चीज का कंपैरिजन करते हो, तो 16 एसआरएनए का कंपैरिजन किया जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा इसका कि ये किसने किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्ल स्वोच, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। देखो ये यूनिट के किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, किसी स्टूडेंट ने कि सर ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिट है 10 नंबर की शायद, आई थिंक। उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि लोअर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे कुछ नाम से यूनिट है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में से कुछ है, उसमें से क्वेश्चन है। उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, जिम्नोस्पर्म सभी आ जाते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, उनका सभी का क्लासिफिकेशन प्लांट्स का और एनिमल्स का आ जाता है, उसमें से क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा है जो फाइलोजेनेटिक नहीं है? हचिंसन फाइलोजेनेटिक है और तख्तजान फाइलोजेनेटिक है और एंगुलर पेरेंटल भी फाइलोजेनेटिक है, लेकिन बेंथम हुकर मॉर्फोलॉजिकली है, मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इज नॉट ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर। अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने इंडिया के अंदर जो हर्बेरियम सीड्स है, हर्बेरियम सीड्स को आप अरेंज करते हो किस क्लासिफिकेशन के बेस पे अरेंज करते हो, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो आपको याद रखना बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी जो प्लांट का स्पेसिमेन है या फिर हर्बेरियम सीड्स है उनको अरेंज किया जाता है, किसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इंडिया में चलता है, किसमें? हर्बेरियम में खासतौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 71 इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मान लो आप द फाइलम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फाइलम जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हैकल ने किया था। ये तो देखो रखने वाली चीजें हैं, हैकल ने किया था, इसका राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है?
स्लाइम मोल्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोसेस और स्पंज। इनमें से जो है स्लाइम मोल्ड इज द प्रोटिस्टा। ठीक है ना। कैसे होते हैं? यूकेरियोट्स होते हैं, और यूकेरियोट्स के साथ साथ ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर की इनिशियल कंडीशन होती है, सेल वॉल का अभाव पाया जाता है इनमें, और प्लाज्मोडियम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्लाइम मोड्स कहलाते हैं। स्लाइम मोड्स को कभी कभी किस में रखा जाता है? फंजाई के अंदर भी रखा जाता है, विदाउट सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा स्लाइम मोड्स। 73 में देखें, डज नॉट बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन से इंक्लूड नहीं है? ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस, एजिटोबैक्टर और स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस। एजिटोबैक्टर इज ए ग्राम नेगेटिव। ठीक है ना। एजिटोबैक्टर है वो ग्राम नेगेटिव है। डज नॉट बिलोंग टू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में बिलोंग नहीं करता है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना एजिटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 74, cell wall of the prokaryotes are rigid and contain the main strengthening compound। बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो हार्ड पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन। ठीक है ना। उसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। मैंने बैक्टीरियल सेल वॉल को कार्बोहाइड्रेट में बताया भी आपको कंप्लीट। देखो, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो म्यूरिन की बनी होती है, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से जानते हैं। दो मोनोमर्स यूनिट होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दोनों है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहती है। ठीक है ना। दोनों के ऊपर जो वर्क करने वाले हैं, एक तो लाइसोजाइम और एक है पेनिसिलिन। दोनों बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका म्यूरिन। ऑप्शन इज द सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा फास्ट मैं बोलता हूँ, तो साथ पोज लगा के छोटी छोटी चीजें हैं वो नोट करते जाओ। जो मैं बता रहा हूँ बैक्टीरियल सेल वॉल की क्या क्या चीजें हैं, मैंने बताया आपको अभी। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। दोनों आपस में कनेक्टेड रहती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। दोनों के ऊपर जो फंक्शन करता है, एक तो लाइसोजाइम और एक करता है पेनिसिलिन। दोनों ही बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है और उनकी ग्रोथ को कम करता है। ठीक है ना। ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए दोनों को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखिए 75, गॉबलेट सेल्स आर फाउंड इंटरस्पर्स्ड इन द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। तो गॉबलेट जो सेल्स है वो खासतौर से देखो म्यूकस को सिक्रेट करने के लिए काम में आता है। म्यूकस सेल्स जो होती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल जो है, खासतौर से इंटेस्टाइन है, उनकी चारों तरफ म्यूकस को क्रिएट करती है, म्यूकस की लेयर जमाती है। ठीक है ना। यहाँ पर ये कंडीशन है, इसमें जो म्यूकस है साइडों में, यहाँ पर ये म्यूकस जमाती है, ताकि दूसरी चीज है कि जो स्टमक है, स्टमक से जैसे ही फूड, एसिडिक फूड है, वो किस में जाता है? ड्यूडेनम से होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। तो ड्यूडेनम के अंदर जाते ही इसको क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रल करने के लिए काम आता है। ड्यूडेनम से रह भी जाता है, थोड़ा सा अंदर जाता है, तो भी म्यूकस इसमें कहते रहे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है? इसकी जो फूड है उस फूड को धीरे 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 न्यूट्रलाइज करता जाता है, एसिड के इफेक्ट को कम करता जाता है, ताकि इंटेस्टाइन है वो डैमेज ना हो। तो इंटेस्टाइन की जो लेयरिंग है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए काम आता है म्यूकस। और म्यूकस और म्यूसिन जो है वो सिक्रेट किया जाता है किससे? गॉबलेट सेल से। गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो एपिथेलियल टिश्यू इंटेस्टाइन की, खासतौर से कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका राइट आंसर जो है वो कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। 76 में अपन देखें, इज द एग्जांपल ऑफ डेड एंड फाइलम। डेड एंड फाइलम का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो पहले कभी पाया जाता था, आज भी उसके ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म से आगे विकास रुक गया। मतलब उस ऑर्गेनिज्म का ऐसे करेक्टर रह गए कि उससे अगला कोई करेक्टर बना ही नहीं, कि अपन उनको कंपैरिजन करके ये कह सके कि इससे आने वाली पीढ़ी ये रही है, या फिर इस पीढ़ी का वो पूर्वज रहा होगा। ऐसे फाइलम या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका विकास उसी टाइम पर रुक गया, उनसे कोई भी प्रोजेनी आगे नहीं आई, या उनसे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, उसको एग्जाम्पल अपन जानते हैं, यहाँ पर उसे बोलते हैं डेड एंड फाइलम। मतलब उनका फाइलम खत्म हो गया विकास के रूप में, उनका विकास नहीं हुआ आगे। ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आज भी। लाइक एज अपन बात करें इसकी पोरीफेरा की, ठीक है ना। पोरीफेरा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो पोरीफेरा से रिलेटेड सिम्टम्स रखते हो। ये अपने आप में एक विशेष कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। पोरीफेरा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वॉल के में चारों तरफ क्या होते हैं? छेद होते हैं। वाटर को अपटेक कर लेते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई दोबारा इससे आगे इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो इसका एंड हो गया इस, ठीक है ना। तो इसकी क्या बोलते हैं? डेड एंड ऑफ फाइलम। इसका राइट आंसर आ जाएगा पोरीफेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, इंडियन रोलर है, इंडियन रोलर, ठीक है ना, इंडियन रोलर। छोटी सी इंडियन रोलर क्या है, छोटी सी चिड़िया है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, छोटी सी चिड़िया वाला है। और इंडियन रोलर जो है वो खास तौर से देखो उड़ीसा का है, कर्नाटका का है, तेलंगाना का है। इनका क्या है, ये स्टेट बर्ड है। किस किस का है, उड़ीसा का, तेलंगाना का और कर्नाटका का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 78, बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट ट्रांसवर्स थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। इंडिया में कितने ऐसे स्टेट इंक्लूड किए गए हैं जिनमें वेस्टर्न घाट के डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट में कितने इंक्लूड किए गए हैं जिनमें डाइवर्सिटी रिच पाई जाती है, तो इनमें से 6 ऐसे स्टेट हैं, देखो, ठीक है ना। कितने स्टेट है, 6 स्टेट है। 6 स्टेट में से देखो, एक तो अपन देखें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये आप लिख लो भाई। इसमें वेस्टर्न घाट के अंदर 6 स्टेट आते हैं। 6 स्टेट में से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, ये देखो, इन एन इकोसिस्टम, कोई एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में अपन बात करें, नंबर ऑफ डियर वॉच, इनमें से जो डियर है उनकी संख्या कितनी है, 2500 इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर कितनी है, 2500 है। इन द फॉलोइंग ईयर द नंबर इंक्रीज, अगली एक साल के बाद में इनकी संख्या कितनी बढ़ गई, 2750 हो गई, 2750 हो गई। इसका मतलब बढ़ी कितनी है, 250 बढ़ी। इफ द बर्थ रेट ऑफ द, बर्थ रेट कितनी है, 0.3, व्हाट विल बी द डेथ रेट, तो उनकी डेथ रेट क्या रही होगी या क्या होगी, ठीक है। इसमें से सिंपल सा अपन देखें, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंक्रीज होने के चांसेस कैसे हैं। नंबर ऑफ डियर कितने हैं, पहले अपन देखें 2500 है, ठीक है, सिंपल सिंपल से बता देता हूँ, 2500 है, हो गई कितनी, 2750, बढ़ी कितनी है, इसका मतलब 250 बढ़ी है। और एक्चुअल अगर अपन देखें तो डेथ बर्थ रेट जो है वो कितनी है, 0.3 है, तो 2500 को अगर गुणा करें 0.3 तो बर्थ रेट कितनी बढ़नी चाहिए, 750 बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ी कितनी है, 250। इसका मतलब जो 500 है वो कहाँ गई, 500 खत्म हो गई इसका मतलब। तो अपन 750 में से माइनस 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ये 500 आ जाएंगे, ठीक है। 500 कितने में से, 2500 में से, तो 500 अपॉन 2500 इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर 0.2, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसकी थोड़ी सी स्क्रीन है, क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं यहाँ पर लगा दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें हैं एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये आप यहाँ से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखो, इन एन इकोसिस्टम, कोई एक इकोसिस्टम है, देयर वॉज ए लार्ज लेक विद प्लेंटी ऑफ फिश, उसमें काफ़ी अधिक संख्या में फिश पाई जाती है। ए ह्यूमन सेटलमेंट, और वहाँ पर कुछ ह्यूमन है वहाँ पर धीरे धीरे आकर सेटलमेंट होने लगे, रहने लगे। इन द विसिनिटी द लेक एंड द फिश पॉपुलेशन बिगिन टू डिक्लाइन, और धीरे धीरे उस लेक की जो पॉपुलेशन है फिश की वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट लीड टू डिक्लाइन द फिश पॉपुलेशन, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने के चांसेस क्यों होने लगी, क्या कारण रहा होगा। तो इनमें से सीधा सा है, जैसे जैसे कोई भी पॉपुलेशन ह्यूमन की जहाँ सेटल होती है वहाँ पर वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करती है, उस पानी के अंदर रिलीज करती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, सीवेज प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे उन नालियों में, नालियों के थ्रू कहाँ पे जाती है, नदियों में जाती है, लेक में जाती है। वहाँ धीरे धीरे उन न्यूट्रिशन की संख्या बढ़ने लगी तो वहाँ पर एल्गी की ग्रोथ बढ़ने लगी, एल्गी की लेयर बनने लगी ऊपर धीरे धीरे, मतलब एल्गल ब्लूम बनने लगती है। एल्गल ब्लूम जैसे जैसे बढ़ती है तो सनलाइट ऊपर की तरफ से नीचे तरफ जाती नहीं है, पूरी जो ऑक्सीजन है वो ऊपर की तरफ अपटेक हो जाती है। तो नीचे जो पानी है उसमें धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन की
कमी आने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी पानी के अंदर, तो जो फिशेस रहती है उनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और उनको ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं मिलेगी, जिसके कारण से जो फिशेस है उनकी डेथ होना पॉसिबल है। ठीक है ना, ये उसमें रही होगी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन अब देखते हैं इनमें एक कंडीशन मैंने बता दी कैसी होगी। लैग पॉपुलेशन विद सीवेज, पहली बात तो लैग, ये देखो लैग पॉल्यूटेड विद सीवेज, सबसे पहले अपनी जो नालियां है वो किस में चली गई, लैग में चली गई। एल्गल ब्लूम, न्यूट्रिशन बढ़ने के कारण से एल्गल की लेयर बन गई वहां पर, उसे एल्गल ब्लूम बोलते हैं। डिक्लाइन इन डिजोल ऑक्सीजन, धीरे धीरे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगी। और इंक्रीज फिश डेथ, धीरे धीरे फिश की डेथ हम बढ़ने लगी। इज द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 81 अपन देखें, ए साइक्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन ग्रो एट द टेम्परेचर रेंज। देखो ये छाया प्रिय प्लांट के नाम से जानते हैं। साइक्रोट्रॉफिक जो प्लांट है उनको क्या बोलते हैं, छाया प्रिय, मतलब इनको कम लाइट की आवश्यकता होती है, ये लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। इसलिए इनकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो -20 से -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। छाया प्रिय प्लांट्स बोलते हैं, ये धूप को सहन नहीं कर पाते हैं। इज द राइट आंसर इज द -20 to -10 डिग्री सेल्सियस इज द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। एक सिचुएशन दी गई है, ए सिचुएशन ऑफ द इकोलॉजिकल निक, एक इकोलॉजिकल निक है। निस किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का वह समूह जो किसी पर्टिकुलर जगह पर एक फंक्शनल रोल प्ले करते हो, दिस इज द कॉल्ड निक। ठीक है ना, इसे निके भी कहते हैं। अलग अलग देखो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है सभी पर्टिकुलर टीचर के, तो निके भी बोल सकते हैं, निस भी बोल सकते हैं, निक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, है यही। तो निक किसे कहते हैं, कई बार डेफिनेशन आती है इसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह पर्टिकुलर समूह या ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो विशेष जगह पर अपना विशेष फंक्शनल रोल प्ले करता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका निस बोलते हैं। जैसे मान लो अपन कभी किसी डॉक्टर से मिलना हो, अपन कहें कि डॉक्टर साहब अपने बीमार हुए हैं, डॉक्टर से मिलना है, तो सीधे अपन हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों, हॉस्पिटल एक डॉक्टरों का एक हैबिटेट है, वहां डॉक्टर मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। वो तो हैबिटेट हो गया कि वहां संभावनाएं ज्यादा है डॉक्टर मिलने की। दूसरी चीज है अपन कहें मेरे को दांत दिखाने हैं, तो उसको डेंटिस्ट वाली ऑफिस में जाना, मतलब वो पर्टिकुलर पूछेगा कि आपको, वो स्लिप काटने वाला रिसेप्शनिस्ट पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहोगे मेरे दांत में दर्द है। दैट मीन्स वो डायरेक्ट आपको लिखेगा इस पर्टिकुलर चैम्बर नंबर 54 में चले जाना। आप जैसे 54 के अंदर जाओगे वहां पर डेंटिस्ट बैठा हुआ मिलेगा, तो वहां डेंटिस्ट जो वो एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है केवल दांत देखने का, दांतों का ट्रीटमेंट कर रहा है। किसी पर्टिकुलर आप दूसरे चैम्बर में जाओगे तो वहां केवल हार्ट का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर बैठा है। इज द फंक्शनल प्ले रोल, वो डॉक्टर एक पर्टिकुलर फंक्शन रोल प्ले कर रहा है कि वो हार्ट को चेकअप करता है, दूसरा वो दांत को चेकअप करता है। तो वो डॉक्टरों का क्या है, निक है, वहां पर वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले फंक्शन कर रहा है। ठीक है ना, वो उसका निक होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया ए सिचुएशन ऑफ इकोलॉजिकल निक वेयर सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इन द सेम एरिया बट द रिसोर्सेस एट द डिफरेंट टाइम। इसमें पूछा गया कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले, सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो निक है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूज रिसोर्सेज एट डिफरेंट टाइम। कोई जैसे मान लो एक ही सोर्स के दो ऑर्गेनिज्म है, ए है और बी है, इसको भी सीड चाहिए, इसको भी सीड चाहिए। अब दोनों एक साथ आएंगे तो कॉम्पिटिशन होगा, इसलिए ये तो इसको मॉर्निंग में करेगा और ये इसको इवनिंग में चुगेगा, तो कॉम्पिटिशन नहीं होगी। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस पार्टिशनिंग कहते हैं। रिसोर्सेस को क्या कर लेंगे, ये पार्टिशनिंग कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिसोर्सेस पार्टिशनिंग, अलग अलग पार्टिशनिंग कर लेंगे डिफरेंट टाइम। ठीक है ना, a situation of ecological niche where similar species can exist in the same area, एक ही एरिया में पाए जाते हैं बट यूज रिसोर्सेस एट डिफरेंट टाइम। इस क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा डाउट है, फंडामेंटल निक और रिसोर्सेस पार्टिशनिंग अलग अलग टाइम पे,
इसमें हो सकता है आंसर जो है वो 3 हो, फंडामेंटल निक भी हो सकता है। ये थोड़ा सा मैं कंफर्म करके आपको कम्युनिटी पे डाल दूंगा, या इस पे अपना टेलीग्राम चैनल पे देख लेना भाई, इसका आंसर मैं पर्टिकुलर डाल दूंगा थोड़ा सा देख के अच्छे से। तो इसमें इसका फंडामेंटल निक हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेज पार्टीशनिंग तो है ही है, लेकिन फंडामेंटल निक हो सकता है। फंडामेंटल निक के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम के ऊपर वो अपना सोर्स डिफरेंशिएट कर ले। एक ही सोर्स है लेकिन अलग अलग टाइम पे खा रहे हैं तो उसे फंडामेंटल निक में भी रखा जाता है। इसलिए इन दोनों का जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको अभी जो टेलीग्राम का चैनल थोड़ी देर बाद में देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज यूज टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो डीएनए को क्लोनिंग करने के लिए यूज में था। कितने डीएनए को क्लोनिंग कर सकता है, कितने लंबे डीएनए क्लोनिंग कर सकता है, तो वो 200 केबी से अधिक वाले डीएनए को क्लोनिंग कर सकता है, मतलब 300 केबी के आसपास तक का। और इस आर्टिफिशियल क्रोम की बात करें, ये तो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये है वो 3000 तक के डीएनए को भी कर सकता है, 2000 से लेकर 3000 डीएनए के भी तक कर सकता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 84। इज एन एरिया दैट एक्ट एज ए बाउंड्री और ए ट्रांसलेशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम ये है और एक इकोसिस्टम ये है, और कुछ एरिया है वो दोनों के अंदर ट्रांसलेशन एरिया पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा इकोटोन। इज द राइट आंसर इकोटोन, जहां पर दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को ओवरलैप करती हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केस सिलेक्टेड स्पीसीज इज द फॉल्स। केस सिलेक्टेड स्पीसीज का गलत आंसर कौन सा है, फॉल्स कौन सा है? ठीक है ना। देखो मैंने आपको पहले भी पेपर सॉल्व कराया था, उसमें बताया था 2 प्रकार की स्पीसीज होती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज और केस सिलेक्टेड स्पीसीज। आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो होती है वो किसी भी नए इन्वायरमेंट में, नई जगह पर फर्स्ट टाइम आती है, पियोनियर स्पीसीज। तो किसी भी सक्सेशन में जो फर्स्ट स्पीसीज आती है उसे पियोनियर बोलते हैं। पियोनियर स्पीसीज आर सिलेक्टेड होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी सेक्सुअल में लगा देते हैं, जिसके कारण से उनकी लाइफ स्पेनिंग कम होती है, पेरेंटल केयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा आर सिलेक्टेड, उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। रिप्रोडक्शन कम करते हैं, प्रोजेनी कम प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिज्म साइज ज़्यादा होती है, और प्राइमरी सक्सेशन नहीं सेकेंडरी सक्सेशन में आने की संभावनाएं रहती है। इसमें देखो मिनिमल पेरेंटल केयर, जबकि केस सिलेक्टेड स्पीसीज जिसमें अपन आते हैं, मंकी आते हैं, बर्ड आते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं, उसमें मिनिमल नहीं होते, ज़्यादा होती है। मिनिमम तो आर सिलेक्टेड में होती है, तो यहाँ पर राइट गलत जो है वो यही आ जाएगा पहला ही, मिनिमम पेरेंटल केयर। इसमें मैक्सिमम पेरेंटल केयर होती है। फ्यू ऑफस्प्रिंग, ये तो सही है इसका। आर सिलेक्टेड में स्पीसीज कैसी होती है? कम होती है। बॉडी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। लाइफ टाइम पे होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, लेकिन पेरेंटल केयर भी अधिक पाया जाता है। यहाँ पर पूछा है मिनिमम, तो ये गलत इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 86। मिलर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ द एबायोटिक सिंथेसिस। मिलर एक्सपेरिमेंट अपन जानते हैं इवोल्यूशन के अंदर दिया गया था। इन्होंने क्या किया, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनको यूज में लिया था, और इनके द्वारा उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे, लाइक एज एमिनो एसिड जो प्रोलीन है उनको बनाया था। तो यहाँ पर देखा, इफ ऑल कंपोनेंट ऑफ लाइफ आर प्रोवाइडेड ए प्रोडोमिनेंट सेल फाउंड इन लैब, सिंपल मॉलिक्यूल कैन गिव राइज टू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल यूज में लिया था और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया था। इवोल्यूशन में भी कभी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिश टेक्निक इज यूज टू लोकलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर किस चीज का लोकलाइजेशन करने के लिए फिश यूज में लेते हैं अपन? तो जीन की लोकेशन देखने के लिए फिश यूज में लेते हैं। ये टेक्निक देखो मैंने पूरी जो है 13 यूनिट की, 13 यूनिट आप सर्च कर लो प्ले लिस्ट में जाकर, वहां पर आपको मिल जाएगी। सभी टेक्निक्स मैंने इसमें मोस्टली पढ़ा रखी है। इज द राइट आंसर इसका जीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन एंड ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज द रीच ए स्टेडी स्टेट। मतलब एक स्टेडी स्टेट है, मतलब एक इक्वल रूप से बनी हुई है वो पॉपुलेशन। विच ऑफ द following frequencies indicate that the population is Hardy-Weinberg equilibrium। हार्डी-विन इक्विलिब्रियम जो है उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये इस चीज को कहता है हार्डी-विन। ये मैंने देखो वीडियो बना रखा है, इसका आप अच्छे से देख लेना क्वेश्चन रिलेटेड, कि हार्डी-विनबर्ग ने क्या कहा था, पी स्क्वायर, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इनका मान देख लो, अगर एक आ रहा है इसका मतलब इवोल्यूशन नहीं है, और इसी स्टडी को वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को मानता है। इसमें देखो भैया ये है 0.49, 0.49 का मतलब आ जाएगा 0.7,
पी स्क्वायर तो ये है, तो इसका अपन रूट करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, और 0.09 है तो इसका आ जाएगा 0.3। और यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वाला ये फॉर्मूला 2pq लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 41, ठीक है ना, ये मतलब 21 आ जाएगा। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 0.49, 0.42 और 0.209 इज द राइट आंसर। ये निकाल के देख लें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठेगा, सेम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैं लिख के फिर भी इसमें लिख दूंगा आपको। यहाँ पर देखा गया 89 के अंदर ए रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विद इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी भी सुबह ही इस पे टेलीग्राम पे डाला था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा किस पे काम करती है? स्मॉल पॉपुलेशन की। एक बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें से छोटी पॉपुलेशन यहाँ से निकल के चली जाए और यहाँ पर कुछ नए चांसेस होते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के करेक्टर चेंज आ जाए, ठीक है ना, ये अलग होकर स्मॉल पॉपुलेशन और एक नई वेराइटी, एक नई स्पीशीज उत्पन्न करेगी। इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर लागू होती है, यही मैंने उसमें बताया था। तो यहाँ पर देखो पॉपुलेशन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील विद इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 90। इन द एवोल्यूशनरी टाइम स्केल मंकी, एप्स एंड द अदर मेमल्स इवॉल्व ड्यूरिंग द, कौन से पीरियड के अंदर इनका एवोल्यूशन हुआ होगा? मंकी है, एप्स है, अदर मेमल्स है, तो ये आ जाएगा ट्रसरी। ट्रसरी के अंदर इनका एवोल्यूशन हुआ था। 91 के अंदर देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 और मोर द जीनोटाइप फॉर ए गिवन ट्रेड इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक से अधिक पॉपुलेशन जो है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीनोटाइप, एक से अधिक जीनोटाइप जब देखने को मिलते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ये सभी अपन जानते भी हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? जब एक से अधिक कैरेक्टर दिखाई देते हो। यहाँ जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहा है तो एक से अधिक कैरेक्टर जीन मतलब वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर देखो एक कंडीशन दी गई है, फीमेल वास्प वॉज ए चॉइस टू बिगिन ए सिंगल फाउंडर्स। कोई भी फीमेल ततैया है, उसके पास एक चांस है कि वो एक के पूरा प्रधान बनने के काबिल है। सी बिल्ड ए नेस्ट एंड लेग एग्स, वो एक अपना घोंसला बना सकता है और अपने बच्चे दे सकता है, अंडे दे सकता है। अल्टरनेटिवली ही सी कैन ज्वाइन ए कॉलोनी ऑफ वास्प, वो एक कॉलोनी को ज्वाइन कर सकती है। हेल्प इन द कॉलोनी अल्टरनेट्स एक्टिविटीज, और उस कॉलोनी में हेल्प कर सकती है। बट कैन नॉट ब्रीड, लेकिन वो अपने बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाती, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। हेल्प कर सकती है उसकी, लेकिन वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती। Although there is no fitness, उनकी फिटनेस की कोई आवश्यकता नहीं। Advantage of the wasps, this behavior has evolved in the evolutionary stable strategy. Which of the following probably one reason of this? इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं? तो यहाँ पर देखो, C is taken care of in colony. C has a chance to take over as a queen. वो एक क्वीन का रोल प्ले कर सकती है। मधुमक्खियों में जैसे क्वीन होती है, मैन लीड होती है, उसका रोल प्ले कर सकती है और आगे जनरेशन बढ़ा सकती है। अगर उसको मौका मिले तो वो कर सकती है वहां पर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? बी बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन मल्टी जीन फैमिलीज। मल्टी जीन फैमिलीज का मतलब है एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज का प्रोडक्शन करना, उसे अपन क्या बोलते हैं? मल्टी जीन फैमिलीज बोलते हैं। मल्टी जीन फैमिलीज बनती हैं जीन डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसलोकेशन, रैंडम म्यूटेशन एंड डिलीशन। देखो पहली चीज तो ये है, जीन डुप्लीकेशन तो होता ही होता है उसमें, और होता है उसमें अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर और जीन डुप्लीकेशन दोनों ही उसके कारण है, जिसके कारण से मल्टी जीन फैमिली का फॉर्मेशन हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें तो है नहीं। 93 यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, इसमें देखो बोथ डुप्लीकेशन एंड अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण से जीन है मल्टी जीन फैमिली का फॉर्मेशन हो सकता है, इस तरह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 94। हु प्रपोज्ड द ग्रेट चेन ऑफ बिगिन। एक महान चैन की शुरुआत
इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन में पहले ये इवोल्व हुआ होगा, पहले प्लांट्स बने होंगे, प्लांट्स के बाद में ये बने होंगे, उनके बाद में एनिमल्स बना होगा, उनके बाद में ये धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ होगा। इस प्रकार से जो सीक्वेंस दी गई है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो इवोल्यूशन के दौरान ग्रेट चेन ऑफ बिगिन का जो सिद्धांत वो दिया गया था अरस्तु के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली इन्वॉल्व इन द स्पेशल मेमोरी? मेमोरी कहाँ पे कंट्रोल होती है, मेमोरी कहाँ पे स्टोरेज होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मेमोरी के रूप में वर्क करता है? तो हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज द राइट आंसर। 96 में अपन देखें, ऑफ द सेवरल मेथड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री, इनमें से बहुत से ऐसे मेथड है जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए यूज में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज करेक्टर बेस्ड मेथड? इनमें से करेक्टर बेस्ड मेथड कौन सा है? तो इसमें मैक्सिमम लाइकहुड, मैक्सिमम लाइकहुड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर करेक्टर शो करने के लिए, ठीक है ना। ये आगे कुछ थ्योरी दी गई है जिसको समझकर आपको ये आंसर देने हैं कुछ। यहाँ पे देखो 97 में देखिए, हाउ डिड रिसर्च एस्टिमेट द नंबर ऑफ द अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, कि ऐसे साइंटिस्ट उन ऑर्गेनिज्म की संख्या कैसे मापते हैं जिनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई है? तो सीधी सी बात है, उनके वेरिएशन को देखकर, उनके जीनोटाइप का जो वेरिएशन है उनको देखकर मापा जाता है कि इनका वेरिएशन, अगर इससे वेरिएशन डायरेक्ट ये हुआ है तो उनके बीच में भी वेरिएशन हुआ होगा, जिसके कारण से इसमें कोई एक स्पीसीज है जो विलुप्त हो गई होगी या अपने को सामने नहीं आई है। उनके आधार पर इनकी रिसर्च जो है वो उनकी स्पीसीज के नंबरिंग काउंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, रिसर्चर्स एस्टिमेट द बैक्टीरियल स्पीसीज फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए डाटा, तो सीधा सा ऑप्शन यही है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यही आ जाएगा। देखो, रिसर्चर्स एस्टिमेट द बैक्टीरियल स्पीसीज फ्रॉम द डीएनए डाटा, उनके डाटा के आधार पर डीएनए की वो उनकी बैक्टीरिया की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 98 के अंदर, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ए प्लेनेट अर्थ हैव बीन एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड के द्वारा अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी संख्या मापा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड स्पीसीज, इनमें से कौन सा ऐसा कितनी स्पीसीज है जिनको अभी तक मेजर नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेट स्पीसीज, इनमें से कौन सी एस्टिमेट स्पीसीज नहीं है? तो 1.2 मिलियन अभी तक भी एस्टिमेट नहीं है। 1.2 मिलियन अभी भी इनकी नंबर संख्या है वो अभी तक चेक नहीं हुई है या इनका अनुमान नहीं लगाया, इनकी डिस्कवरी नहीं की गई है। 99 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट नंबर ऑफ द मशरूम वुड नॉट मोल्ड एंड अदर फंजाई, मशरूम और अदर फंजाई की जो स्पीसीज की संख्या है वो लगभग कितनी होती है? तो 6,11,000 के आसपास इसमें दी गई है। इसका राइट आंसर इज द 6,11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखें, परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव बीन एंटर्ड इन द सेंट्रल डाटाबेस, सेंट्रल डाटाबेस के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म परसेंटेज रखे गए हैं? तो 14% जो है वो सेंट्रल डाटा के अंदर रखे गए हैं। इसका राइट आंसर जो है वो 14% है। इस प्रकार से आज के अपने जो ये देखो क्वेश्चन जो हैं, कितने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं कर्नाटका का 2020 का। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो देखो सेट के एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप राजस्थान से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे महाराष्ट्र से, किसी भी स्टेट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हो सकता है अभी छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, वेस्ट बंगाल में भी होने वाला है, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डेली रिवाइज करने हैं, डेली उनकी कंसेप्ट समझने, डेली उनकी छोटी छोटी चीजें हैं उनको नोट करना है, ताकि वो जब क्वेश्चन वापस आए तो आपके सामने माइंड में क्लिक हो जाए, ठीक है। इसी आधार पर किसी भी सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतनी कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको डेली एक पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और कोटा वाला जो स्टूडेंट है वो किताबें जो है वो हर बुक डिपो पे ले सकते हो, और जयपुर वाले मैंने बताया रखा आपको टोंक फाटक के ऊपर मेहता बुक डिपो पे ले सकते हो। सूरतगढ़ के स्टूडेंट जो है वो खास तौर से यहाँ पर जोशी बुक भंडार जो है भगू वाला कुआ पर, वहाँ पर ले सकते हो। और सूरतगढ़ में कोई पर्सनल स्टूडेंट लेना चाहे तो मेरे से भी ले सकता है। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।